नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 और आपके विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत वर्गीकरण का एक वन शॉट। आज की इस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को एक ही बारी में ख़त्म करने वाले हैं। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी के सभी जुड़ जाइए। सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर हम जब भी चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत से आप समझते हो कि पृथ्वी पर कोई जीव अकेला नहीं है। पृथ्वी पर आपके सूक्ष्म जीव भी है, सरल कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव और उच्च संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव भी है। लेकिन क्या ये सारे के सारे जीव एक समान होते हैं? जहां पृथ्वी पर जीव जंतु और पादप भी होते हैं, तो क्या हम केवल जीव जंतु और पादप तक ही सीमित हो जाते हैं? जीव जंतुओं में भी अलग अलग आपको उनके पोषण के आधार पर, कोशिका के आधार पर आपको यहाँ पर भिन्नताएं नजर आती है। तो इन भिन्नताओं को अध्ययन को सरल करने के लिए कि जीव जगत, हमने यहाँ पर इसका वर्गीकरण किया है। तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण क्यों करते हैं? पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के अध्ययन को सरल करने के लिए, जीवों के अध्ययन को सरल करने के लिए, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन को सरल करने के लिए जीव जगत का वर्गीकरण किया जाता है। सरल करने के लिए हम क्या करते हैं? जीव जगत का वर्गीकरण करते हैं। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम जैसे कि एक स्तनधारी जीव है, तो क्या यहाँ पर हमारी भिन्नता अन्य जीव से किस प्रकार से है? आप अगर देखोगे, है तो हम भी जीव, और वहीं अगर मेंढक की बात करते हैं, वो भी जीव है, लेकिन कहीं ना कहीं संरचना के आधार पर, कार्यों के आधार पर हम क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। वो आपके उभयचर में आ जाते हैं वर्ग में, और हम आपके स्तनधारी में आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके आसपास में जीवों में कीट भी आते हैं और वहीं आपके पक्षी भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी संरचना, इनके कार्यों के आधार पर इन दोनों में भी भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। तो अब हमें इनको किस वर्ग में रखना है, किस जगत में रखना है? तो यही इन जीवों के अध्ययन को सरल करने के लिए कि कौन सा जीव की संरचना कैसी है, ये किस जगत में आनी चाहिए, इस आधार पर ही हमने जीवों को वर्गीकृत कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया है, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर इस जीव में ऐसी कोशिका भित्ति है तो ये क्या हो सकता है, आपका ये वर्ग में या ये जगत में आ जाएगा। अब पादपों में भी आपने बहुत सारी वैरायटीज देखी है। आपने शैवाल देखी है और वहीं आम का पादप भी देखा है। तो क्या ये एक है? तो ये पादप, लेकिन क्या इनमें सिमिलैरिटी है या फिर आपको इनमें कोई ना कोई अंतर देखने के लिए मिलता है? तो यही सारे अध्ययन को सरल करने के लिए हमने जीव का वर्गीकरण करा। और जीवों के वर्गीकरण के लिए आपके अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने अपने अलग अलग बार वर्गीकरण किया जीवों के अध्ययन को सरल करने के लिए, और लास्ट में आपके एक वैज्ञानिक थे जिनके आज के टाइम पर हम जीव जगत की वर्गीकरण की प्रणाली को पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो आपके वैज्ञानिक सबसे पहले आए थे अरस्तु। अरस्तु की अगर बात करें तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने यहाँ पर जीव जगत को, यहाँ पर एक तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पादप और जंतुओं को इस आधार पर भिन्न कर दिया था। जैसे कि पादपों की अगर बात करें तो इन्होंने पादपों में देखा था कि पादपों की जब संरचनाएं देखी, पादपों की संरचना के आधार पर इन्होंने इनका वर्गीकरण कर दिया। जैसे कि पादपों में इन्होंने कहा कि कुछ क्या होते हैं, आपके वृक्ष होते हैं, है ना, कुछ आपने देखा कि इसमें क्या होती है, झाड़ियां होती है, और कुछ क्या होते हैं, यहाँ पर शाक यानी कि छोटे छोटे पादप होते हैं। तो उन्होंने पादपों को इस तरीके से वर्गीकृत किया कि जो वृक्ष होंगे उनको वृक्ष की श्रेणी में डाला, है ना, कुछ शाक होंगे, छोटे पादप होते हैं, कुछ झाड़ियों के रूप में होते हैं, तो इस तरीके से वर्गीकृत किया। और जंतुओं को उन्होंने इनके शरीर में उपस्थित लाल रक्त कर्णिकाओं के आधार पर वर्गीकृत किया कि कुछ जीव होते जिनमें लाल रक्त कर्णिकाएं होंगी, यानी कि लाल रक्त होता है, और कुछ में क्या होता है, ये लाल रक्त अनुपस्थित होता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, जीवों को वर्गीकृत किया, है ना। तो यहाँ पर जंतुओं को किसमें, लाल रक्त के आधार पर, कि लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, लाल रक्त की उपस्थिति
और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने जीव जगत को वर्गीकृत किया। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कि क्या पादप और जंतु केवल इन आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा भी बहुत ज्यादा हो सकता है कि वृक्ष में ही कुछ ऐसे आपके जीव होते, कुछ ऐसे पादप होते जो प्रकाश संश्लेषी होते, कुछ ऐसे पादप होते जो रसायन संश्लेषी होंगे, या कुछ ऐसे पादप होंगे जो कि क्या करते हैं, परपोषण करते हैं। तो इस तरीके से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आपके जो वैज्ञानिक आए थे वो थे आपके कैरोलस लिनियस, जिन्होंने आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में आपकी द्विनाम पद्धति भी दी थी, है ना। द्विनाम पद्धति यानी कि जीवों के जो वैज्ञानिक नाम थे, द्विनाम पद्धति, उस आधार पर वो आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस ने आपका द्विनाम पद्धति के आधार पर यहाँ पर द्विनाम पद्धति तो दी थी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या दी थी, द्विजगत प्रणाली भी दी थी, ठीक है। क्या दिया था यहाँ पर, द्विजगत प्रणाली, ठीक है, द्विजगत क्या दी है, पद्धति दी है, या आप कह सकते हो प्रणाली दी है। तो उन्होंने जीवों को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया, यानी कि इन्होंने कहा कि यहाँ क्या होता है, आपकी पृथ्वी पर जीव जगत का दो जगत होते हैं। एक इन्होंने कहा कि एक होता है आपका क्या, प्लांटी जगत, क्लियर बात है, प्लांटी जगत होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, एनिमेलिया जगत होता है, एनिमेलिया जगत होता है, क्लियर बात है। ये आपका किन्होंने दी थी, द्विनाम द्विजगत, जो आपका द्विजगत पद्धति थी वो आपके कैरोलस लिनियस ने दी थी। लेकिन इन्होंने फिर भी स्पष्ट, इन्होंने केवल कोशिकाओं की संरचनाओं के आधार पर यहाँ पर जीवों को वर्गीकृत किया था और उस आधार पर दो जगत बताए थे। फिर इसके बाद आपका हैकल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपकी 3 जगत प्रणाली दी थी। फिर आपकी एक और आपके कोपलैंड वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपकी 4 जगत प्रणाली दी थी। लेकिन फाइनल जो आज के टाइम पर आप प्रणाली पढ़ते हो वो आप क्या पढ़ते हो, 5 जगत प्रणाली पढ़ते हो। और ये जो 5 जगत प्रणाली है जीव जगत की, ये आपकी दी थी R.H. विल्टेकर जी ने। तो R.H. विल्टेकर जी ने 1969 में जीवों की क्या दी थी, 5 जगत प्रणाली दी थी। 5 जगत क्या दी है, पद्धति दी है, या हम कह सकते हैं प्रणाली दी है। इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत किया, या 5 जगत में वर्गीकृत किया, ठीक है। और इनके वर्गीकरण का आधार भी बहुत सारे थे। इन्होंने जीवों की कोशिका के आधार पर वर्गीकरण किया, कोशिका की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया, उनमें केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया, कोशिका भित्ति के आधार पर वर्गीकरण करा, जीव किस प्रकार से पोषण करते इस आधार पर जीव जगत का वर्गीकरण करा, और ये किस तरीके से प्रजनन करते इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण करा। तो यहाँ पर R.H. विल्टेकर जी ने जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी उसके आधार बहुत सारे थे। आधार उसमें कोशिका संरचना, केंद्रक संरचना, ठीक है, पोषण का आधार, प्रजनन, ये सब था। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी 5 जगत प्रणाली में कौन कौन से जगत दिए थे, इन्होंने यहाँ पर दिया था आपने 5 जगत। कौन कौन से थे इनका, मोनेरा जगत आ जाता है, इन्होंने पूरे जीव जगत को मोनेरा जगत, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत आ जाएगा। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाते तीसरा आपका फंजाई, या इसी को हम कवक जगत के नाम से भी जानते हैं, कवक जगत के नाम से जानते हैं। चौथा इन्होंने यहाँ पर कहा कि प्लांटी जगत होता है, यानी कि पादप जगत हम बात करते हैं, प्लांटी जगत। और पांचवा आपका एनिमीलिया, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, आपका जंतु जगत, एनिमेलिया जगत की हम यहाँ पर बात करेंगे, एनिमेलिया, ठीक है। तो ये आपने इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। अब यहाँ पर अगर मोटा मोटा आप सभी के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करने के लिए हम क्या देखते हैं कि मोनेरा जगत में इन्होंने क्या रखे थे। मोनेरा जगत में आपके जितने भी आप बैक्टीरियाओं के बारे में पढ़ते हो, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो मानव कल्याण के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मानवों को रोग पहुंचाते हैं, या और भी आपके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया आपके किस में आ जाएंगे, मोनेरा जगत में आ जाते हैं, क्लियर।
फिर देखो देखो बैक्टीरिया भी तो जीव है ना, तो उनका स्थान भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था। ना हम उन्हें पादप में रख सकते थे, ना हम उन्हें जंतु जगत में रख सकते, तो उनके लिए एक अलग ही जगत, उनके गुणों के आधार पर, उनकी कोशिका संरचना के आधार पर उनके लिए एक अलग ही जगत बनाया गया, जिसमें उन्हें क्या कहा गया कि ये क्या है, मोनेरा जगत के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हमने बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रोटिस्टा जगत, जहां आज तक आप ये समझते थे कि जो आपका अमीबा होता है, पैरामीशियम होगा, या हम कहते हैं आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, आप सोचते होंगे कि इनको हम जंतु जगत में डाल देते, लेकिन नहीं, ये इनकी जो संरचना है वो जंतु जगत से थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति या संरचना के आधार पर या पोषण के आधार पर ये अलग थे, तो इसलिए इनके लिए भी एक अलग ही जगत बनाया गया, जिसको कहा गया प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत में एक समान संरचना, आकार, पोषण वाले जीवों को रखा गया। तो जब भी आप प्रोटिस्टा जगत पढ़ोगे तो वहां पर आप क्या पढ़ते हो, वहां पर आप पढ़ते हो जो आपके जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये जितने भी आपके क्या होंगे, ये जो आपके जीव होते हैं, हम अमीबा, प्रोटिस्टा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब किसका अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर, इनको हम प्रोटिस्टा जगत पे देखेंगे कि कैसे इनके गुण होते, कैसे इनकी कोशिका होती है। फिर उसके बाद आपके आ जाते फंजाई, कवक। अब इसमें आप छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने आसपास क्या देखते हो, मशरूम को देखते हो, या जितने भी आपने कवक देखे होंगे, पफबॉल की अगर बात करते हैं, तो इन सब की संरचना आपके पादपों से अलग है। हमें लगता है कि हम मशरूम को खाते हैं और वो पादप है, नहीं, वो अलग है, उसके गुण अलग है, उसका पोषण अलग है, उसके जो संरचना का निर्माण होता है वो अलग प्रकार से होता है, इसलिए इसको एक अलग ही जगत में रखा गया, इसके लिए एक अलग ही जगत बनाया गया, जिसे हमने फंजाई या कवक जगत कहा। बाकी आपके जो पादप जगत, प्लांटी जगत है, उनकी अलग विशेषता होगी, जिसके कारण हमने उन्हें पादप जगत में रखा। और एनिमिलिया में आपके जंतु आ जाते, जिनकी कोशिका संरचना ये सब इन सब से अलग होगा, इसलिए उनके लिए एक अलग जगत एनिमिलिया बनाया। तो अभी अगर हम बात करते चैप्टर नंबर 2 में, आपको ये जगत के बारे में पढ़ना होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। जब आप अगले चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो वहां पर आपका प्लांटी जगत आएगा, और चैप्टर नंबर 4 में आप क्या पढ़ते हो, एनिमेलिया को पढ़ते हो। लेकिन इस चैप्टर में आपको इन तीनों जगत को पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीव होते जिनको इन जगत में कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो इन जगत के समान कोई व्यवहार नहीं करते हैं, वो अलग ही व्यवहार करते हैं, उनकी कोशिका संरचना एकदम अलग थी, तो उनको हम अलग से पढ़ते हो। जैसे कि आपका वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, लाइकेन हो गया, ये आपके इन सभी जीवों, इन जगत में किसी जगत में नहीं रखे गए, इनको आप अलग से पढ़ते हो। क्लियर बात हो गई है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने किसके बारे में, मोनेरा जगत के बारे में। तो जब भी हम मोनेरा जगत की बात करेंगे, लेकिन देखो अब जीव जगत का जब हम आधार पढ़ ही रहे हैं, तो आधार में आपको देखो हमने जो 5 जगत बनाए हैं, पहले वो देख लेते हैं कि उनके वर्गीकरण का आधार क्या रहा। हमने 5 जगत तो बनाए, तो कहीं ना कहीं इनमें एक दूसरे से भिन्नता रही होगी, ठीक है, इनके जीवों में कोई ना कोई भिन्नता रही है, इसलिए हमने ये 5 जगत का निर्माण किया। तो वो क्या रहे ये देख लीजिए। जैसे कि हमने कहा हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया है ना। और इनके वर्गीकरण का आधार आपका कौन है, ये रहा। आपके वर्गीकरण को जो आधार है वो क्या है, कोशिका प्रकार कैसी होती है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, केंद्रक झिल्ली होती है या नहीं होती है, काय संरचना, कोशिका की संरचना कैसी होती है, पोषण किस प्रकार से करते हैं, और प्रजनन की विधि कैसी होती है। इस आधार पर हमने इनका वर्गीकरण करा। जैसे कि आप क्या देख सकते हो, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि जो मोनेरा जगत है, ये कोशिका प्रकार कैसा होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि इसके पास केंद्रक नहीं होता है। तो अगर केंद्रक नहीं है तो इसका मतलब केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, यानी कि वो कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। केवल इसके पास आपकी कोशिका भित्ति है, जो कि सेलुलोज रहित, सेलुलोज से नहीं बनी है, बल्कि यहाँ पर सेलुलोज रहित बहुशर्करा अमीनो अम्ल यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है,
वहीं अगर प्रोटिस्टा की बात करें, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसका मतलब केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है तो केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है, और यहाँ पर आपके बाकी सारे के सारे जगत आपके यूकैरियोटिक ही है। तो यूकैरियोटिक यानी केंद्रक है, तो सब में आपके क्या होते हैं, यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होते हैं। केवल मोनेरा जगत आपका प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इसमें केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं है। अगर बात करते हैं प्रोटिस्टा में, कुछ में तो आपकी क्या होती है, कोशिका भित्ति होगी जो कि सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, लेकिन नहीं सेलुलोज की नहीं, कुछ में आपकी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अगर फंजाई की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इनमें उपस्थित होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि एक क्या होती है, फंजाई में काइटिन युक्त होती है, काइटिन की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति के आधार पर ये क्या है, एक दूसरे से अलग है। वहीं अगर पादप की बात करें तो सब में ही उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, और वो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। तो याद रखोगे सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। और एनीमिलिया में आप देखोगे जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अगर हम कोशिका संरचना की बात करें तो मोनेरा जगत में आपकी कैसे एक कोशिका जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में भी आपके एक कोशिका जीव आ रहे हैं, फंजाई में आपके बहुकोशिकीय और अदृढ़ ऊतक, यानी कि इनका देखो मोनेरा जगत के जो जीव होंगे उनकी संरचना कोशिका से बनी है, प्रोटिस्टा में भी कोशिका से बनी है। अगर फंजाई की बात करें तो बहुकोशिक इनका शरीर होता है, यानी कि वो कोशिका समूह बना के ऊतक भी बनाती है। प्लांटी में आपका ऊतक और अंग तंत्र स्तर का, यानी कि इनमें तंत्र भी उपस्थित होते हैं, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और आपका एनीमिलिया में भी ऊतक और अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। तो ये इनकी कोशिका संरचना होती है। फिर अगर पोषण की विधि करें तो मोनेरा जगत में जो आपकी बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और रसायन संश्लेषण करके रसायन की उपस्थिति में ये भी अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, परपोषी भी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से पोषण भी लेते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि मृत जीवी से या परजीवी से पोषण ले रहे हैं। वही प्रोटिस्टा में आपके इनमें भी कुछ ऐसे स्वपोषी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं। वही फंजाई की बात करें तो इसमें आपके परपोषी, और फंजाई में ये आपके विशेष रूप से मृतोपजीवी यानी कि मृत जीवी से पोषण लेते हैं। तो परपोषी भी होते, परजीविता भी होती है इनमें। अगर बात करते हैं प्लांटी, तो आपको पता है कि पादप जगत में सारे के सारे स्वपोषी ही होते, कोई परपोषी नहीं होगा। पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और एनीमिलिया की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, आपके परपोषी होते हैं। एनीमिलिया जंतु जगत ये अपना भोजन नहीं बना सकते, तो ये केवल कैसे होंगे, परपोषी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पोषण के आधार पर आपने देखा कि अलग अलग जंतुओं के जो जीव होंगे उनमें इस तरीके से पोषण होता है। अब बात करते हैं कि अगर इनमें प्रजनन की विधि की बात करें तो मोनेरा में ये स्वयुग्मन करते, यानी कि इनके युग्मन का संलयन होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन के साथ, यानी कि इनकी कोशिकाएं, स्वयुग्मन का मतलब होता है कि कोशिकाएं आपस में मिल करके अपने अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसमें प्रोटिस्टा में संलयन के साथ साथ स्वयुग्मन भी होता है, जबकि फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया के जो जीव होंगे वो केवल निषेचन की क्रिया करते, युग्मक संलयन होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपके जो पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा था, और पांचों जगत के जो आपके गुण है, उनके लक्षण है, वो अलग अलग है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी जीव दिखाई दिया तो हमने कहा कि ये केवल जंतु है या पादप है। अब हमें पता चल गया कि इसके अलावा भी जीव अलग अलग जगत में आते हैं। हम जहां बैक्टीरिया को पहले जंतु में डाल देते थे, अब वो बैक्टीरिया हमें स्पष्ट हो गया कि वो मोनेरा जगत का है। जहां अमीबा, प्रोटोजोआ हम सोचते थे जंतु में आएगा, तो अब हम क्लियर हो चुके हैं, नहीं, इनके लिए एक अलग जगत बना है। ये किस में आते हैं, आपके प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा के अंदर भी किस प्रकार के प्रोटिस्टा होंगे वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका आधार था 5 जगत वर्गीकरण का। इसके बाद अब एक एक करके सारे जगत की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका मोनेरा जगत आ जाता है। तो मोनेरा जगत में जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे आपके किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। अगर मोनेरा जगत के आवास की बात करें तो ये सर्वत्र होते हैं। सर्वत्र आपको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह उपस्थित है।
अभी मेरे आसपास वायु में उपस्थित है। आप किसी मरुस्थल क्षेत्र में चले जाओ, वहां उपस्थित होंगे। आप किसी बर्फीले क्षेत्र में चले जाओ, वहां उपस्थित होंगे। आप गर्म से गर्म क्षेत्रों में चले जाए, गर्म झरनों के क्षेत्रों में चले जाओ, वहां भी उपस्थित होते हैं। आप एक मुट्ठी भर अपनी मिट्टी ले लो हाथ पे, उस मुट्ठी जो आपने मिट्टी ली है उसके अंदर भी ना जाने कितने सारे बैक्टीरिया होंगे। तो हम कहते हैं कि जो मोनिरा जगत है उनका जो आवास है वो सर्वत्र है, हर जगह ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि इनमें क्या नहीं होता है, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक इनमें नहीं होता है, और केंद्रक अगर नहीं है तो कोई कोशिका झिल्ली इनमें नहीं होती है। इसके अलावा देखो इनकी संरचना तो बिल्कुल सरल है। बैक्टीरिया की संरचना की बात करें तो ये एक कोशिका बहुत सरल होती है, लेकिन जब इनके कार्यों की बात करेंगे, ये जो अपना व्यवहार दिखाते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा ही जटिल होता है। तो ये आपके मोनिरा जगत के कुछ गुण की हमने बात करी। अब अगर बात करते कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, मोनिरा जगत होते हैं, उनके आधार पर उनके जो आकार होता है, उनकी संरचना कैसी होती है, इस आधार पर आपके बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बैक्टीरिया के मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है कोकस। कोकस का मतलब यानी कि ऐसे जो होते हैं ये कैसे होते हैं, गोलाकार प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इनको बहुवचन में क्या कह रहे हैं, कोकई भी कहते हैं। तो ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, कोकस है। कोकस यानी कि जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस की हमने बात करी ना, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये आपका एक क्या है, बैक्टीरिया है, जो कि कैसा होता है, कोकस के आपका कोकस प्रकार का बैक्टीरिया है। उसके बाद स्पाइरिलम, तो स्पाइर यानी कि सर्पिलाकार, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो सर्पिलाकार, जो आपके ये वाले बैक्टीरिया है ना स्पाइरिलम, ये आपके क्या होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, और इनके पास क्या होंगे, कुछ कसाब होते हैं। ठीक है। बैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस दूध से दही बनाने वाला, तो वो जो दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया है, जब आप उनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, जैसे ऐसे छड़ होती ना, छड़ाकार संरचना में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, छड़ जैसी संरचना, तो छड़ जैसी संरचना में आपको इनकी संरचना दिखाई देती है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं विब्रोई, तो विब्रोई जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, कॉमा आकार होते हैं। कॉमा आकार यानी कि जैसे आप कॉमा लगाते हो ना, इस तरीके से इस आकार के होते, कॉमाकार होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर ये बैक्टीरिया देखा, तो ये बैक्टीरिया आपके कैसे, छड़ आकार के हैं, तो ये आपके कौन से हो गए, बैसिलस हो गए। ठीक है, बैसिलस प्रकार के। तो जब आप इन प्रकार के बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखोगे, जो बैसिलस होंगे वो आपके छड़ाकार होते हैं, जो आपके कोकस होते हैं वो आपको माइक्रोस्कोप में गोलाकार दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इनके नाम रख सकते हो। ठीक है, तो आकार के आधार पर आपके बैक्टीरिया 4 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके आधार पर जब हम जीवों के पोषणों की बात करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया किस प्रकार से पोषण करते हैं, तो पोषण के आधार पर आपके बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपके कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी कि स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते। अब स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते, चाहे तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करेंगे, या फिर ये क्या करते, रसायन संश्लेषी के द्वारा करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि अपना क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का स्वयं यहाँ पर निर्माण करते हैं। जबकि अगर बात करते हैं रसायन संश्लेषी कैसे होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, ये ऐसे आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करेंगे, कोई आपका तत्व है, ठीक है, या कोई आपका पदार्थ है, उसको जब अपघटित करेंगे तो उस अपघटन के पश्चात उससे जो ऊर्जा निकलेगी, है ना, ऊर्जा निकलेगी, उस एटीपी का यूज करते अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए। तो हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, रसायन से निकली हुई, है ना, या अपघटन से निकली हुई, या हम कह सकते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे कि इन्होंने क्या करा, जैसे आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले आपके बैक्टीरिया होते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या होती है, स्थिरीकरण से जो क्या निकलती है, जो आपकी क्या निकलेगी, आपकी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसका यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, उपयोग आपका करते हैं, किसके, इसलिए हम कहते हैं ना कि ये रसायन संश्लेषी होते हैं।
ये जो भी जैसे आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम हो गया, एनाबीना हो गया, ये सब क्या करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण होता है तो अमोनिया बनता है, फिर नाइट्रेट नाइट्राइड बनता है। तो जब ये अमोनिया टूट करके नाइट्राइड नाइट्रेट इसमें बदलेगा तो इनसे कुछ ना कुछ एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगी। तो इस ऊर्जा का यूज करते हैं अपने पोषण के लिए, तो इसलिए हम इनको रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्वयं अपने भोजन तो खुद बनाया ना इन्होंने, तो इसलिए हम इन्हें स्वपोषी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं। अब परपोषण भी अलग अलग प्रकार का होता है, या तो ये मृत जीव से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपघटन की क्रिया में देखते हैं कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत शरीर से अपने पोषण को लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे कुछ बैक्टीरिया दूसरे जीव के शरीर में पनप रहे हैं और उनके जीव में अपने आवास और भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और कुछ सहजीवी सहजीवी जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम आपकी जो दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में होता है, तो वो एक क्या बनाता है, दोनों यहाँ पर परस्पर बैक्टीरिया को भी और वो जो दलहनी फसल है दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर परस्पर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर ये एक संबंध बनाते हैं जिसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ बैक्टीरिया सहजीवी संबंध बना करके अपना क्या कर रहे हैं, पोषण लेते हैं। तो इस आधार पर आपने देखा कि मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया है दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी, और किस तरीके से स्वपोषण परपोषण करेंगे ये आपको क्लियर है। फिर अगर बात करते हैं कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके किस आधार पर है ना, अगर हम बात करते हैं कि अगर कोशिका भित्ति या इनके पोषण के आधार पर भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके बैक्टीरिया दो प्रकार के, अभी आपको दो प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम बात करते तो आपके बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनकी संरचना, उनकी कोशिका भित्ति, पोषण, इस आधार पर आपको दो भागों में पढ़ना होता है। एक होते हैं आपके क्या, आद्य बैक्टीरिया होते हैं, आद्य बैक्टीरिया होते हैं, आद्य बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और दूसरे आपके क्या होते हैं यहाँ पर वास्तविक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन बैक्टीरिया को आद्य बैक्टीरिया, और ये क्या होते हैं आपके यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया यानी कि हम इनको क्या कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि इन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आद्य बैक्टीरिया में आपके ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, संरचनात्मक रूप से कठोर होती है। कोशिका भित्ति एक तो क्या होती है, मजबूत होती है, और कैसी होती है, कठोर होती है। अब जब इनकी कोशिका भित्ति बड़ी अच्छी है ना, कठोर है, दृढ़ है, तो ये किसी भी परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आद्य बैक्टीरिया में आपको तीन बैक्टीरिया पढ़ने होते हैं। एक आपका आ जाता है हेलोफी, दूसरा थर्मोएसिडोफिलस, और तीसरा मेथेनोजर। अगर हम हेलोफी की बात करते हैं तो ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अत्यधिक है ना, अधिक कैसे होते हैं, अधिक लवणीय जल में उपस्थित होते हैं। तो अधिक लवणीय जल की अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं, पाए जाने वाले बैक्टीरिया आपके क्या होंगे, हेलोफी होते हैं, यानी इतने अधिक लवण को भी ये सहन कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोएसिडोफिलस, थर्मो से आप तापमान को समझते हो, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कैसे होते हैं, गर्म झरनों वाले क्षेत्रों में है ना, जहां 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, गर्म झरनों वाले क्या होंगे, स्थानों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, इतनी मजबूत कोशिका भित्ति होती है जो इनको इतने कठिन वातावरण में जीवित रखती है। और कुछ आपके मेथनोजन होते हैं जो कि आपके क्या होंगे, शाकाहारी पशुओं के, ठीक है, शाकाहारी पशुओं के रुमेन में इनको रहने के योग्य बनाती है। तो ये मेथनोजन क्या करेंगे, यहाँ पर सेलुलोज का पाचन करते हैं शाकाहारी पशुओं के रुमेन में। तो देखो शाकाहारी पशुओं के रुमेन में एक अलग ही परिस्थिति में जहाँ कोई जीव नहीं निवास कर सकता है, वहां आपके मेथनोजन नामक बैक्टीरिया निवास करते हैं। तो आपने देखा आद्य बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि कठोर कोशिका भित्ति वाले और विषम परिस्थितियों में भी आसानी से निवास कर सकते हैं। वहीं अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें
तो यू बैक्टीरिया की भी कोशिका भित्ति कठोर है, लेकिन इनकी संरचना चलयमान होती है क्योंकि इनमें क्या होंगे, कसाब यानी कि फ्लैजिला होते हैं। अब यू बैक्टीरिया में आपको देखो, एक आपको साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। एक क्या आ जाते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं, तो जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब इसमें देखो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये आपके कैसे होते हैं, मैंने जैसा कि बताया स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, रसायन पोषी होते हैं। क्लियर बात है। जैसे कि इसमें एक कोशिका आपका स्पाइरुलिना, ये क्या होता है आपका, एक कोशिका स्पाइरुलिना होता है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देखो, ये तो एक कोशिका है, कुछ ऐसे आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, इस तरीके से कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इन्हें हम एनाबीना कहते हैं। तो एनाबीना आपकी ये संरचना हो गई। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि तंतुमय है ना, जैसे तंतु आकार होता है, जैसे आप ये नॉन स्टॉक दे रहे हो, तो ये नॉन स्टॉक की बात करें तो ये तंतुमय होता है नॉन स्टॉक, जिसमें हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या है, अलवण समुद्री स्थल या हरित पादप में क्लोरोफिल के रूप में रहता है। तो यहाँ क्या है, इस हेट्रोसिस्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके ये यू बैक्टीरिया में, आपके नील हरित शैवाल में आपके ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर देखो कुछ आपके यू बैक्टीरिया में परपोषी बैक्टीरिया भी होते हैं। अब ये परपोषी बैक्टीरिया यानी कि दूसरे से पोषण प्राप्त करना, नील हरित शैवाल तो स्वपोषी है, अब अगर परपोषी की बात करें तो दूसरों से पोषण लेना है ना, कैसे, अपघटक द्वारा। प्रतिजैविक के रूप में भी कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया, है ना। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया देखो, ये तो आपको क्या कर रहे हैं, लाभ देते, कुछ बैक्टीरिया आपके लाभ के लिए यूज होते हैं जो मनुष्य को लाभ दे रहे हैं। प्रतिजैविक हम यहाँ पर कह रहे हैं अपघटन की क्रिया में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जो कि बीमारी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि आप देखोगे सॉल्मोनेला टाइफी, क्या करता है वो बैक्टीरिया, मनुष्य में टाइफाइड रोग को फैला रहा है ना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक ऐसा बैक्टीरिया जो मनुष्य में निमोनिया रोग फैला रहा है। आपका ये जो आपका विब्रियो कॉलेरी जो कि मनुष्य में हैजा रोग फैला रहा है ना, ये सॉल्मोनेला आपका अगर टाइफाइड। और कुछ ऐसे पादप बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे कि सिट्रस कैंसर, है ना, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, नींबू कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। क्लियर बात। फिर आप देखोगे यहाँ पर बैक्टीरिया आखिर अपनी संख्याओं को बढ़ाते कैसे, प्रजनन कैसे करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन करते हैं। जैसे कि ये आपकी कोशिका थी, तो कोशिका विभाजित होकर के क्या करेगी, यहाँ पर अपना क्या करेगी, यहाँ पर संयुग्मन करेगी, संयुग्मन करेगी। जैसे कि आपने देखा कि ये आपकी कोशिका है, तो कोशिका में स्वयुग्मन यानी कि इस ये देखो दो कोशिका है, तो ये कोशिका इस कोशिका के पास आके इन दोनों का क्या हुआ, आपस में मिश्रण हुआ, दोनों का अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हुआ, और उससे क्या हुई, अब आपकी क्या बन गई, इसने अपने, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ है, इसने अपने अनुवांशिक पदार्थ को इसको दे दिया, तो ये स्वयुग्मन के द्वारा हुआ। दो कोशिका एक दूसरे के पास आकर के स्वयुग्मित होकर के अपने अनुवांशिक पदार्थ को दूसरी कोशिका में डाल के नई संतति बना दी, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, बीजाणु निर्माण के द्वारा भी ये अपनी प्रजनन की क्रिया करके अपनी संतति को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने मोनिरा जगत के बारे में पढ़ा। अब आपके पास एक कोशिका के बारे में दिया गया है जो कि आपकी क्या है, माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट एक अलग सा टॉपिक है आपके पास, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका आपकी कही जाती है, बैक्टीरिया से भी छोटी। इसमें देखो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रहते हैं। अब देखो सारे तो आपके जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, लेकिन ये एक ऐसी छोटी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहती है, कोई कोशिका भित्ति इसमें नहीं है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और ये क्या करती है, प्राणियों में और पादपों में रोगजनक होती है, यानी कि ये एक ऐसी कोशिका है जो कि पादपों में या जंतुओं में रोग फैलाने में जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन होगी, और इसमें क्या होगा, डीएनए आरएनए आपका उपस्थित होता है। अब आ जाते हैं दूसरे जगत के बारे में, जो कि आपका कौन सा जगत है,
प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत की बात करते तो देखो क्या, प्रोटिस्टा जगत आपके कैसे होते, जलीय होते और कहीं कहीं आपके क्या है सीमाएं पर निर्धारित नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर देखो होते क्या है, प्रोटिस्टा जगत आपके क्या होंगे, आपके कैसे होते, जलीय होते, लेकिन कह रहे कि इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव ऐसे पादपों की तरह अपना गुण दिखाते तो हमें लगता है कि हमें इन्हें पादप जगत में डाल देना चाहिए। कुछ ऐसे जंतुओं की तरह गुण दिखाते तो हमें लगता है इनको जंतु जगत में डाल देना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये प्रोटिस्टा जगत एक जगह फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसके जीव आपके कुछ कुछ गुण दिखा रहे थे, कुछ और कुछ नए गुण दिखा रहे थे। तो इसको ना तो इसको हमने कहाँ रखा, मोनेरा जगत में रखा, ना तो हमने इसको जंतु जगत में रखा। इसके लिए एक अलग ही जगत बना दिया कि चलो इसको कहाँ डालते हैं, ये और भी अच्छे गुण दिखा रहा है, दूसरे गुण दिखा रहा है, तो इसके लिए एक नया ही जगत बना दिया जिसे हमने प्रोटिस्टा जगत कहा। तो प्रोटिस्टा जगत में हमें पता चल गया कि इसकी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है। क्यों, देखो होते कैसे, जैसे आपके प्रोटिस्टा यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन होंगे कैसे, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि इनमें भी क्या होगा, केंद्रक उपस्थित होता है, और केंद्रक उपस्थित है यानी कि कोशिका झिल्ली भी उपस्थित है। क्लियर, कोशिका भित्ति भी हमने यहाँ पर देखी। तो ये आपके किस में आ जाते हैं, कोशिका, यानी कि ये आपके प्रोटिस्टा जगत में आ जाते हैं। क्लियर बात है। अब देखो आपके प्रोटिस्टा जगत को भी हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है ना, इसके अध्ययन को सरल करने के लिए, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव थे वो गुण तो दिखा रहे थे, लेकिन जो जीव थे उनके बीच में भी आपके जो गुणों के आधार पर भिन्नताएं देखने के लिए मिली। तो इसलिए फिर इसको और वर्गीकृत किया। तो इसको और वर्गीकृत करके यहाँ पर इसके और 5 वर्गों को ये बना दिया। जैसे कि प्रोटिस्टा में यहाँ पर क्राइसोफाइट आ गया, डाइनोफ्लैजिलेट आ गया, युगलिना, अपवंग कवक और प्रोटोजोआ। अब इनमें देखो अंतर क्या देखने के लिए मिला। अगर हम क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें ना, तो ये दोनों क्या करते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, जल में तो रहते हैं लेकिन स्वपोषण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करेंगे हम युगलिना की, तो जो आपका युगलिना होता है, तो देखो करता तो ये क्या है, स्वपोषण है ना, स्वपोषी होता है, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेगा। लेकिन जब प्रकाश नहीं होगा तो ये अपना कौन सा व्यवहार दिखाता है, परपोषी का व्यवहार भी दिखाता है, यानी दूसरे जीवों से भी अपना पोषण लेता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपवंग कवक की बात करें तो ये परपोषी होते, लेकिन कैसे होते हैं, मृतपोषी, मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं। और आपके जो प्रोटोजोआ होंगे ये आपके कैसे होते, परपोषी। तो पोषण के आधार पर प्रोटिस्टा जगत के तो जीव है, संरचना, कोशिकाएं, कोशिका का भार, ये सब तो सेम है, लेकिन पोषण के आधार पर अलग होने के कारण इसलिए हमने थोड़ा इनको और वर्गीकृत किया। और इनको और वर्गीकृत किया कैसे किया, अब देखो आगे जरा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास मैंने यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्राइसोफाइटा हो गया, ये आपका डाइनोफ्लैजिलेट हो गया, ये आपका युगलिना हो गया, ये आपका अवपंग कवक हो गया, और ये आपका क्या है, प्रोटोजोआ। और इसको देखो बहुत अच्छे तरीके से आप याद भी कर सकते हो। क्या देखो क्या होता है, सी डी है ना, फिर ई, ए बी सी डी आपने पढ़ी है, सी डी ई। उसके बाद देखो आपको पता है कि बड़े स्पेशल है, तो इसमें लिख दो एस पी, पी यानी कि प्रोटोजोआ, स्पेशल एस पी कर दो, है ना। तो सी से क्या हुआ, सी क्राइसोफाइटा, डी से डाइनोफ्लैजिलेट, ई से युगलिना, एस से होता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड यानी अपवंग कवक कहते हैं हम इसे। ठीक है, स्लाइम मोल्ड की अगर बात करें उसे हम क्या कहते हैं, अवपंक कवक कहते हैं। और पी से यानी कि प्रोटोजोआ। तो आप इस तरीके से उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आपके 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक आपका डायटम आ जाता है और एक आपका सुनहरे सवाल आता है। तो देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए, पहले हम किसकी, क्राइसोफाइट की बात करें तो क्राइसोफाइटा में अगर इनके आवास और इनकी प्रकृति की बात करें तो हमेशा ये आपके स्वच्छ जल में ही पाए जाते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं। कोशिका भित्ति इनकी देखो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल आप डायटम का पढ़ते हो, तो डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सीलिया इकट्ठा हो जाता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। अब सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अगर इनके पोषण की बात करें तो ये आपके कैसे होते हैं, क्राइसोफाइट प्रकाश संश्लेषी होंगे। और इनकी विशेषता क्या है, देखो जैसे मैंने डायटम की बात करी तो इनकी कोशिका भित्ति में सीलिया भरा होता है। तो जब डायटम मृत हो जाते तो ये नीचे समुद्र में ही, नीचे समुद्र की गहराई में ही बैठ जाते। अब करोड़ों वर्षों के बाद यहाँ पर ये डायटम किस में बदल जाते, डायटमी मृदा का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट है। ये डायटमी मृदा बहुत ज्यादा काम आती है पॉलिश करने में, तेल और सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है। तो इसलिए ये डायटम जो होता है ना, ये आपका क्या है, प्रोटिस्टा जगत का एक बहुत ही मुख्य उत्पाद हम कह सकते हैं, वो कहलाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की, तो डायनोफ्लैजिलेट की अगर बात करेंगे तो इनका आवाज समुद्री और कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है, ये भी देखो प्रकाश संश्लेषी, मैंने कहा ना स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होगा। लेकिन इनकी देखो विशेषता, हमने डायन पढ़ी है ना, डायन देखी होगी तुमने सीरियल, तो डायन की विशेषता क्या होती है, उसकी चुटिया, लंबी सी चुटिया। तो यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट को याद कैसे कर सकते हो, डायन है ना, तो डायन, अब ये डायनोफ्लैजिलेट है, फ्लैजिला यानी कि जो आपकी संरचना होती है फ्लैजिला की, कसाबिका की, तो इस डायन के पास कैसे फ्लैजिला है, एक लंबा फ्लैजिला है और एक संरचना में छोटा फ्लैजिला है ना। तो यहाँ पर कसाब कैसा होता है, जो लंबा होगा उसको लंबवत कहते हैं और जो छोटा होता है उसको अनुप्रस्थ कहते हैं। ये विशेषता होती है डायनोफ्लैजिलेट की। ठीक है, और यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, आपके समुद्र में होते हैं। जब डायनोफ्लैजिलेट आपके यहाँ पर समुद्र में जब इनका विस्फोट होता है ना, एक तरीके से फट जाते हैं, तो पूरा का पूरा समुद्र ही लाल हो जाता है। जैसे डायन अगर खून पी लेगी तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना, ब्लड निकल रहा है। तो इस तरीके से ये ऐसे प्रोटिस्ट है जो कि समुद्रों को क्या कर देते हैं, पूरा लाल कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व स्रावित। और वो जो लाल रंग होता है ना, वो जो लाल कलर जो हम कह रहे हैं समुद्र में निकला है, वो इनका विष होता है, जिसके कारण जो आपके जलीय जीव होते हैं उनको हानि होती है, वो मर जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किसके बारे में, युगलीना के बारे में। ठीक है, ई यानी हम इसको युगलीना ई कहते हैं ना, ई से स्पेलिंग शुरू होती है। अब ये युगलीना आपके कैसे होते हैं, स्वच्छ और स्थिर जल होता है। स्वच्छ में तो होते हैं लेकिन स्थिर जल में होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब इनकी कोशिका भित्ति, युगलीना की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। ये भी आपकी प्रकाश संश्लेषी, लेकिन मैंने कहा होते तो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है तब ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, परभक्षी की तरह व्यवहार करेंगे, दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी कसाब आपके होते हैं और इनमें देखो विशेषता जो होती है युगलीना की। अब ये स्वपोषण तो कर रहे हैं, लेकिन ये युगलीना एक अपवाद बना था कि आखिर इसको हम पादप जगत में डाल दें या फिर इसको हम प्रोटिस्टा में रखें, है ना। तो ये बड़ा ही विचंबित हो गया था, यानी जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी कहलाता है आपका युगलीना, क्योंकि पादप की तरह भी व्यवहार करते हैं, यानी पादप की तरह इसमें विशेषता है कि पादपों की तरह इसमें वर्णक उपस्थित होते हैं। और वहीं अगर बात करते हैं जंतु की तरह परपोषण कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपवंग कवक में आप देखोगे ये आपके मृत पोषी होते हैं, मृत जीवों से सड़ी गली जो आपकी पत्तियां होती है ना, सड़ी गली पत्तियां जो होती है उनसे अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, ये आपके अपवंग कवक होते हैं। और लास्ट बात करें प्रोटोजोआ की, तो इसमें आपको देखते हैं प्रोटोजोआ आपके 4 प्रकार के होते हैं, यानी इसमें आपके 4 प्रकार होंगे, उनके अलग अलग गुण होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ में कसाब प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हम कसाबिया या अमीबिया प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, कसाबिया प्रोटोजोआ कहेंगे। ठीक है, अमीबिया आपके अलग होते, तो अमीबा जो आता है वो अमीबिया प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका पक्षमापी जिनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे जैसे पैरामीशियम, वो आपका पक्षमापी प्रोटोजोआ। कुछ आपके स्पोर्स बनाते हैं वो स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, जैसे प्लाज्मोडियम की बात करी। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो प्रोटोजोआ होता है ना, यहाँ पर जो आपका क्या है प्रोटोजोआ, इसमें आपके 4 प्रकार आएंगे, अमीबिया प्रोटोजोआ, कसाबिया प्रोटोजोआ, पक्षमापी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। अब इसके भी 4 भाग में देखो क्या है। जो आपके अमीबिया प्रोटोजोआ है वो स्वच्छ जल में पाए जाते, समुद्री जल में और नम स्थान में पाए जाते। आपको पता है कि अमीबा अपने कूट पाट, है ना,
अपने जो कूटपाद होते हैं, क्या कहते हैं उसे, स्यूडोपोडिया, उसके द्वारा क्या करते हैं, अपने पोषण को लेते हैं। कैसे करते हैं, अपने कूटपाद यानी कि जो अपने पाद इस तरीके से फैला करके भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, शिकार करने में कूटपाद के द्वारा शिकार करते हैं। समुद्री प्रकार यानी इनकी कोशिका में सिलिका प्रेजेंट होगा, ठीक है। परजीवी होते हैं, देखो इसमें एग्जाम्पल आपका कौन आ जाएगा, एंट अमीबा। एंट अमीबा आपका क्या है, अमीबिया प्रोटोजोआ। उसके बाद अगर कसाभिकिया प्रोटोजोआ तो ये स्वच्छ और परजीवी होते यानी स्वच्छ जल में होते हैं, लेकिन परजीवी दूसरे जीव के शरीर पे रह के अपना पोषण ग्रहण कर रहे हैं। इनमें देखो कसाब होती है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा, जिसके कारण व्यक्ति में स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है ना, निर्दालु व्याधि की बात करें, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है वो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होती है। वो एक कैसी बीमारी है, कसाभिया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जनित। तो ये आपके क्या है, अमीबा, ये इसके कूटपाद हो गए, है ना। अब देखो ट्रिपैनोसोमा, इसके पास भी एक छोटा सा फ्लैजिला होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कसाभिकिया प्रोटोजोआ कहा। फिर आपके जो अगला है वो है पक्षमापी प्रोटोजोआ। पक्षमापी, पक्षमाप होंगे, बहुत सारे पक्षमाप यानी सीलिया होते हैं। तो यहाँ पर ये भी जलीय होते हैं, सक्रिय रूप से गति करते, पक्षमाप होते जैसे पैरामीशियम। पैरामीशियम में आप देख रहे हो, ये देखो कितने सारे ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं, ये इसके क्या है, सीलिया है, इसलिए इसके पूरी बॉडी में ही सीलिया होते हैं। तो ये सीलिया के द्वारा अपना भोजन पकड़ते, शिकार पकड़ते, और यहाँ पर इनकी ग्लैट की संरचना होती है। ये क्या होती है, इनकी गैलेट होता है, एक तरीके से यहाँ पर पहुंचाते, ठीक है। ये सीलिया गति करते रहते हैं और भोजन घूमते 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 कहाँ आएगा, यहाँ गलेट पे आ जाएगा, जहां से वो अपना अंत ग्रहण करते हैं उस भोजन का, ठीक है। उसके बाद स्पोरोजोआ की बात करें तो स्पोरोजोआ जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये आपकी कैसी होती है, गमनशील संरचना होती है, गमन अंग इनमें अनुपस्थित होता है, अविकल्पी परजीवी होंगे। प्लाज्मोडियम, तो आपको पता है मलेरिया जो रोग होता है वो एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, और कैसा होता है, यहाँ पर स्पोरोजोआ, वो स्पोर्स जो होते हैं उसकी जो हम कहते हैं ना, उसकी क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोजोइड, उसकी संक्रमण अवस्था होती है। तो प्लाज्मोडियम खूब सारा विभाजन करके क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और ये मनुष्य में मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने प्रोटोजोआ का संदर्भ में भी समझ लिया, आ गया होगा आपको, प्रोटोजोआ क्लियर हो गया है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार से होते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हम किसमें, आपके फंजाई जगत में, यानी कि तीसरा जगत। तो तीसरा जगत आपका कवक जगत है, जो कि फंजाई होता है। फंजाई की सबसे बड़ी विशेषता देखो, है तो ये यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका है तो केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है तो इनके बाहर केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है। लेकिन आप देखोगे इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति आपकी बनी होती है काइटिन की, ये इनको बिल्कुल अलग बना देती है। तो अगर आपके पास कहीं पर भी काइटिन की कोशिका भित्ति है तो उसको बेफिक्र आप कवक जगत में डाल दो। पृथ्वी में जितने भी ऐसे जीव होंगे, यानी कि जिनमें जीव यानी कि ऐसे कुछ जीव होंगे, जीव यानी सारे के सारे नहीं, क्योंकि कीटों की भी कुछ की क्या होती है, कीटों में भी काइटिन की परत होती है, लेकिन वो कोशिका भित्ति नहीं होती है, वो केवल उनके पंख होते हैं। याद रखना, कोशिका भित्ति आपके जीवों में नहीं पाई जा रही है, ठीक है। वो केवल आपकी किस किस में पाई गई है, वो आपकी मोनिरा जगत से प्लांट जगत तक यानी प्लांटी जगत तक कोशिका भित्ति पाई जा रही है। तो जिनकी भी कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की बनी होती है, उसको सीधा कहाँ डालना है, फंजाई जगत में डालना है। तो अब इसकी विशेषता क्या है, आपके जो फंजाई जगत होते हैं वो भी आपके हवा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, जल में होते हैं, जंतु पादप आदि के शरीर में आपको कवक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। अब देखो इसमें ना एक अपवाद है, अपवाद क्या है, देखो सारे के सारे तो आपके क्या होते हैं, जितने भी फंजाई थे हमने कहा था इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो शरीर की संरचना होती है वो बहुकोशिकीय होती है। लेकिन एक अपवाद है जो कि आपका यीस्ट है। यीस्ट की हम बात करते हैं, ये आपका थोड़ा सा अलग है तो ये आपका फंजाई जगत में, लेकिन ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है। तो ये इसका एक अपवाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। उसके अलावा पोषण कैसा करते हैं भाई फंजाई जगत, मृत पोषी, मृत जीवों से पोषण लेते हैं,
परजीवी होते हैं। सहजीवी में है ना लाइकेन और आपका जो कवक मूल माइकोराइजा आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लाभ भी देते हैं। ये फंजाई जगत की विशेषता है। कोशिका भित्ति विशेषता काइटिन की होगी। कायिक जनन, अगर ये अलैंगिक जनन करेंगे तो कायिक जनन खंडन विखंडन मुकुलन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करेंगे। और अगर लैंगिक जनन कर रहे हैं तो कैसे, यहाँ पर देखो, अच्छा ये भी अलैंगिक जनन कोनोडिया बीजाणुधानी जल बीजाणु के द्वारा करते हैं। लैंगिक जनन में oospore, एस्कोस्पोर, ठीक है, बेसिडोस्पोर, इनके द्वारा ये क्या करेंगे, अपना लैंगिक जनन करेंगे, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर उनमें मेल फीमेल जो होंगे वो आपका फ्यूज्ड होते, संलयित होते, तब जाके संतति बनती है। तो ये लैंगिक जनन में निषेचन के द्वारा करेंगे। अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। ठीक, इसके अलावा वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण देखो, आपके हम कवक को वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं। हम उनमें कवक जाल की संरचना देखते हैं। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो पट्टियां होते हैं और कुछ ऐसे कवक होते हैं जो कैसे होंगे, अपट्टियां होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो कवक आपने कहां कहां देखे। अब मैंने कहा ठीक है, तुमने एक मशरूम का एग्जाम्पल याद तो कर रखा है, लेकिन आपके कवक आपको बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप अपनी रोटी को या आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को आप 3-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखते ना उसके ऊपर फफूंद सी लग जाती है। तो वो जो फफूंद है वही आपका क्या है, कवक है, फंजाई है। आप रोटी में देखो, आप सब्जी को जरा 10-15 दिन तक ऐसे ही छोड़ दो या 4-5 दिन बाद आप देखते हो उसमें फफूंद सी लग जाती है। तो वो जो फफूंद की हम बार बार बात कर रहे हैं वही आपका क्या है, कवक है। और जब आप उनकी संरचनाओं को किस में देखते हो, माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो आपको इस तरीके से ये क्या संरचना दिखाई देगी, इस तरीके से यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप में कवक तंतुओं को देखते हो। ये जो आपकी छोटे छोटे हमने एक एक की संरचना की बात करी ना, ये आपका कवक तंतु कहलाता है। और ये कवक तंतु बहुत सारे, मैं एक की बात करी तो वो एक तंतु है। जब बहुत सारे तंतु मिलते हैं तो वो आपके कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका, कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब ये जो कवक तंतु होते हैं ना, ये भी आपके कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि कवक तंतु में आप देखते हो कुछ आपके कैसे होते हैं, पट्टियां होते हैं, पट्टियां कवक तंतु होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, अपट्टियां कवक तंतु होते हैं। तो देखो अपट्टियां यानी कि जब इन कवक तंतु की आप संरचनाओं को देखोगे तो इनमें क्या है, केंद्रक होता है और उनके मध्य में किसी भी प्रकार की आपको पट्टी नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो ये अपट्टियां होंगे। वहीं दूसरी ओर आप जब कवकों को देखते हो, अगर केंद्रकों के मध्य में आपको क्या दिखाई दे रही है, इस तरीके से पट्टी नजर आ रही है, तो ये आपके कैसे है, पट्टियां कवक तंतु होते हैं। क्लियर बात हो गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है, समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब आपका जो फंजाई जगत होता है ना, इस फंजाई जगत को भी आपके अलग अलग भागों यानी कि 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। उनकी संरचना, उनके जनन, है ना, इन जनन, खासकर जनन के आधार पर इनको अलग किया गया। देखो सारे के सारे तो जो भी इनके अंदर एग्जाम्पल आएंगे सब एक गुण दिखाते कवक जगत का, लेकिन कुछ आधार पर ये एक दूसरे से अलग है। अब इनके जनन के आधार पर खासकर ये एक दूसरे से अलग है और इनके कवक तंतु जो बनते हैं वो अलग प्रकार से। ठीक है, तो इसमें देखो आपका फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब आप इसको आप फेवरेट बोलते हो ना, तो FAV लिखते हो, FA क्या लिखते हो, फेवरेट को FAB फैब लिखते हो, तो आपको बस इसमें फैब्ड जोड़ देना है। तो आप इस तरीके से याद करते हो, फैब्ड, FABD, फैब्ड से याद रखो। तो यहाँ पर फाइकोमाइटिसिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अगर इनके कवक तंतु की बात करें, केवल फाइकोमाइसिटिस का जो कवक तंतु होता है इसमें किसी प्रकार की कोई भी पट्टी नहीं होती है। ठीक है, कोई कवक यहाँ पर पट्टी नहीं होगी, यानी कि फाइकोमाइसिटिस आपके अपट्टियां होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी होंगे ये तीनों में आपका क्या होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, पट्टियां होते हैं। जब भी इनकी कवक तंतु को देखोगे तो इनके कवक तंतु आपके कैसे होते हैं, इनके बीच में पट्टियां होती हैं, यानी कि ये सारे के सारे आपके कैसे होंगे, पट्टियां होते हैं। समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है इतनी बात।
उसके बाद अगर इनके जनन की बात करें, ठीक है, अगर इनके जनन की बात करें, कौन से, खासकर अलैंगिक जनन की, तो जैसे फाइको, जो आपका फाइकोमाइटिसिस है, इसमें आपका कोनोडिया, आप देखोगे इसमें कोनोडिया का निर्माण होता है। कोनोडिया यानी जैसे ये आपके कवक तंतु है, इनके ऊपर क्या होती है, कुछ इस तरीके से ये जो आपको संरचना देने के लिए मिलेगी, ये कोनोडिया की संरचना होती है। जब ये टूटेगी, गिरेगी, तो जहां ये गिरेगी वहीं से नए आपके क्या बन जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज बन जाएंगे, नए कवक तंतु बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्या होंगे यहाँ पर, जो आपके ये दूसरे जो प्रकार के होते हैं एस्कोमाइसिटीज, उनमें आपका एस्कोकॉर्प के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एस्कोकॉर्प के द्वारा क्या करता है, ये भी अपना यहाँ पर संतति का निर्माण करेगा। फिर इसमें बेसिडोकार्प के द्वारा, है ना, यहाँ पर आपका जो बेसिडोमाइसिटीज है वो बेसिडोकार्प के द्वारा यहाँ पर क्या करेगा, अपना जनन करता है। और आपका जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, डी 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 डस्टबिन होता है ना, जैसे उस तरीके से, अभी इसका काम नहीं पता चला इसलिए इसको अलग ही रखा गया, तो इसका पता नहीं है। कहते हैं कि ये भी क्या करता है, इसका जो लैंगिक जनन है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर अनुपस्थित होता है, तो अभी इसका पता नहीं है कि इस तरीके से ये जनन करते, कहते हैं कि कोनोडिया की तरह करते हैं, तो ये यहाँ पर अभी इसमें पता नहीं है कि ये क्या आपका ये इसके जो सदस्य है वो आपके फाइकोमाइटिसिस में रखने योग्य है या एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है, तो अभी उसका स्पष्ट नहीं हो पाया। तो चलिए अब बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। तो फाइकोमाइसिटीज आप संरचना देख सकते हो इस तरीके से, आप पट्टियां आपके कवक तंतु होते हैं, ठीक है, तो है तो कवक तंतु, है तो कवक ही, है ना, लेकिन कैसे होते हैं, जलीय आवास होता है, नम और सड़ी गली लकड़ी पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। आवास कैसा होगा, देखो आवास की बात करें तो जलीय आवास होगा, लेकिन नम और सड़ी गली लकड़ियों में भी देखने के लिए मिलते हैं फाइकोमाइसिटीज। इसके अलावा पौधे पर, अगर पौधे पर बात करें तो पौधे पर कैसे होते हैं, पौधे पर अल्प विकल्पी परजीवी के रूप में, है ना, पौधे पर भी आप देखोगे ये कवक जाल बनाते हैं। इसके अलावा अपट्टीय होते, बहुकेंद्रिकीय होते, हमने कहा ना अपट्टीय है, लेकिन कैसे होंगे, बहुत सारे केंद्रक होते हैं। बीजाणु अंतर्जात होते हैं, युग्मक संलयन युग्माणु द्वारा बनते हैं। इसके एग्जाम्पल एल्बुगो, है ना, सरसों पर जो परजीवी होता है ना एल्बुगो, वो आपका फाइकोमाइसिटीज होगा, ठीक है। फ्यूकर की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये भी आपका अपट्टीय आपका क्या होगा, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। और राइजोपस, जो आपकी रोटी पर बात कर रही थी ना अभी, ब्रेड रोटी, ठीक है, तो वो जो ब्रेड और रोटी पर लगने वाले जो आपके क्या होंगे, कवक होते हैं, वो आपके फाइकोमाइसिटीज होते हैं। तो अगली बार से जब भी ब्रेड खाओगे उसको कुछ दिन तक छोड़े रखोगे, तो अगर उसमें कवक तंतु लग रहे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अरे ये तो क्या है, फाइकोमाइसिटीज है। समझ में आ गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फाइकोमाइसिटीज हो जाते हैं। फिर दूसरे आपके आते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जिन्हें हम थैलीफंजाई भी कहते हैं, और इनका देखो इसके अंतर्गत यीस्ट आपका एक कोशिका आता है, अन्य में आपका, अच्छा नहीं यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये आपका प्रोटोजोआ में आएगा, क्लियर बात है। कवक जाल की बात करें तो कवक जाल आपका साकित और पट्टिया होता है, ठीक है, पट्टिया और क्या होता है, अच्छा यीस्ट तो हमारा आएगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, अरे बाबा ये सही है सही है, हमने देखा था ना आपका फंजाई में एक आपका कौन था, अपवाद था, तो वो जो अपवाद था वो इसी का अपवाद था, जो एस्कोमाइसिटीज है वो आपका यीस्ट ही होता है, जिसमें आपने देखा था ना यीस्ट आपका अकेला था जो एक कोशिका होगा, बाकी जितने भी फंजाई होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, तो वो अपवाद आपका जो फंजाई में था वो आपका एस्कोमाइसिटीज का था, ठीक है। कवक जाल देखो साकित और कैसे होते, पट्टी वाले होते है ना, जो केंद्रक होंगे उनमें क्या होंगी, पट्टियां भी होंगी। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा यानी कि कोनोडिया के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में एस्कोस्पोर बनते हैं, किसमें, एंडोगैमस अंतरजातीय होता है, फलन का है। देखो इनमें क्या होता है ना, इसमें इस तरीके से एक्सोकार्प का निर्माण होगा और इनके अंदर आपके एक्सोस्पोर बनेंगे, और जब ये आपका एक्सोकार्प फटेगा, स्पोर निकलेंगे, वो आपस में संलयित होंगे, तब जाकर के आपका क्या होगा, नया आपका एक्सको यहाँ पर एक्सकोमाइसिटीज बनते हैं। तो ये एक्सोकार्प के अंदर इनके एक्सोस्पोर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपका यीस्ट आ गया, देखो पेनिसिलियम, क्लेबिसेप, न्यूरोस्पोरा, ट्रफल। तो देखो आपके जो कवक होते हैं वो आपके कितने, कुछ तो आपने देखे जो आपका क्या था,
जैसे आपकी सड़ी गली जो रोटियां वगैरह इन सब में हुआ, वो आपका कौन था, फाइकोमाइसिटीज था। लेकिन अगर बात करें कि ऐसे भी कवक होते जिनके द्वारा हम प्रतिजैविक का निर्माण कर रहे हैं। प्रतिजैविक का निर्माण किससे होता है, कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा, पेनिसिलियम नोटेटम से हमने प्रतिजैविक बनाई है, तो वो एक कवक ही है। तो ये जो एस्कोमाइसिटीज है, इसी में आपका ये एस्कोमाइसिटीज में ही आपका पेनिसिलियम क्लेविसेप नोटेटम ये सब आते हैं, जिसके द्वारा हम प्रतिजैविक भी बनाते हैं। तो एक तरीके से हमारे लाभ के लिए भी हमने इनका यूज किया है। न्यूरोस्पोरा, ट्रफल, ये सब आपके एस्कोमाइसिटीज है। फिर बेसिडोमाइसिटीज की बात करें तो आपने मशरूम, है ना, और मशरूम की आपने जितने भी देखे, आपने पफ बॉल भी देखी होगी, आपने कुछ ऐसे मशरूम देखे होंगे जो आपकी लकड़ियों में भी हो जाते हैं, है ना, जब बरसात का मौसम होता है तो लकड़ियों में भी आपने देखे हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, बेसिडोमाइसिटीज में आ जाते हैं, जिसे हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। और इसमें कवक जाल आपका साखित और पट्टिया होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु अनुपस्थित होते, बीजाणु नहीं होंगे। कायिक जनन खंडन के द्वारा होगा। लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है, किसमें, आपका बेसिडोमाइसिटीज में। लेकिन इनमें बेसिडोस्पोर का निर्माण अंतर जातीय होता है। फलन का इस बेसिडोकार्प में आपका किसका, बेसिडोस्पोर का निर्माण होगा। उदाहरण में एगेरिकस यानी मशरूम, पक्सीनिया किट, ठीक है, किट रोग की बात करें ना, पक्सीनिया गेहूं का किट रोग होता है, ठीक है, कवक में, यानी गेहूं का जो पादप खराब होता है वो इस पक्सीनिया के कारण होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलेगा, तो ये आपके क्या होते हैं, बेसिडोमाइसिटीज आपके एग्जाम्पल में। तो आप डायग्राम ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, बेसिडोमाइसिटीज। क्लियर। उसके बाद आ जाते लास्ट आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। आप देख सकते हो उसका डायग्राम। तो मैंने कहा अभी इसका कुछ अच्छा पता नहीं चला है, तो इसमें देखो ये अपूर्ण कवक है, लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक जनन बीजाणु या फिर कोनोडिया के द्वारा हो रहा है, अस्पष्ट अपघटक होता है। अभी इसका अब स्पष्ट नहीं हुआ है। अल्टरनेरियो, ठीक है, अल्टरनेरियो की बात करें, ये इसमें ट्राइकोडर्मा, ठीक है, कॉलिस्ट्रो ट्राइकम, ये आपका क्या होगा, आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज में आ जाएगा। तो आपने देखा कि कवक की संरचना और उसके वर्गों को हमने इस तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे भी मैंने कहे कि जीव जगत में कुछ ऐसे भी जीव है जो आपके इन 5 जगत में से किसी जगत में नहीं रखे गए, तो उनको हम अलग से पढ़ते हैं, उनकी संरचना अलग होती है, उनका कार्य अलग होता है, इसलिए हमने उनको एकदम अलग कर दिया। तो इसमें सबसे पहले आपका वायरस आ जाता है, जिसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, जो ना हम पादप जगत में, ना मोनेरा, ना प्रोटिस्टा, हम किसी जगत में नहीं रख सकते, क्योंकि जब ये सजीव कोशिका में जाएंगे तो सजीव की तरह व्यवहार करेंगे, और जब सजीव कोशिका से बाहर रहते तो निर्जीव की तरह रहते हैं। तो फिर इनको डालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आखिर है क्या, क्या है इनका गुण, क्या है इनके शरीर, कुछ नहीं पता। और अगर बात करते हैं ये कैसे होते हैं, अल्प अविकल्पी परजीवी दूसरे जीवों के शरीर पर, है ना, दूसरे जीव जब जीव शरीर पर जा रहा है तब क्या होता है, तब ये सजीव की तरह व्यवहार कर रहा है। और अगर बात करें इनकी संरचना की, तो इनके पास प्रोटीन का आवरण और न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी इनके शरीर में क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, प्रोटीन आवरण, वायरस आपके बने होते हैं प्रोटीन प्लस किससे, न्यूक्लिक अम्ल से। क्लियर बात है, न्यूक्लिक अम्ल से। अब न्यूक्लिक अम्ल इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आरएनए हो सकता है या वो डीएनए हो सकता है, डिपेंड करता है, समझ में आया। लेकिन प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से आपके कौन बने होते हैं, वायरस बने होते हैं। अगर पादप वायरस की बात करें, देखो अगर कोई ऐसा वायरस है जो पादप को रोग पहुंचा रहा है, तो उसमें आपकी एकल श्रृंखला, केवल एक श्रृंखला आरएनए होता है। और अगर जंतु वायरस है तो उसमें देखो आपके अलग अलग आरएनए होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है, देखो सिंगल स्टैंडर्ड, पहले क्या कहा, सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक श्रृंखला हो सकती है आरएनए की, 2 श्रृंखला हो सकती है आरएनए की, या फिर 2 आपके क्या हो सकते हैं, वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो ये आपके क्या है, वायरस जो जंतुओं को रोग पहुंचाने वाले वायरस है, वो उसका अनुवांशिक पदार्थ, उसका न्यूक्लिक अम्ल आपका सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। उसके बाद जीवाणु भोजी आपका क्या, जैसे कि जीवाणु भोजी की बात करें तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बात करा है ना, आपका जो
आरएनए जिसका आपका अनुवांशिक पदार्थ है, जैसे कि टैबेको मोजेक वायरस, तंबाकू की जड़ों, तंबाकू को खराब करने वाला टैबेको मोजेक वायरस, तो वो भी क्या है, एक वायरस है जो कि तंबाकू को खराब कर रहा है। तो ये वायरस आपके इस तरीके से इन्हें किसी जगत में नहीं रखा गया। उसके अलावा आपका क्या होता है, वायरॉइड हो जाता है। वायरॉइड की जो खोज की थी टी.ओ. डीनर ने 1971 में की थी, और इसमें केवल आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, और वो भी कौन सा होगा, केवल इसकी संरचना में आरएनए होता है। अब बताओ, इसके पास ना कोशिका, ना कुछ, ना प्रोटीन, ना कुछ, ये तो वायरस से भी छोटी संरचना होती है जिसमें प्रोटीन भी नहीं है, केवल इसमें क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए उपस्थित होता है। और कैसा होगा, कम अणुभार वाला होता है। और ये जो वायरट होता है ना, इसको भी किसी जगह, किसी जगत में नहीं रखा गया, अलग से करा गया। क्यों, अब ये भी क्या है, रोग फैलाता है। तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिसीज है ना, पोटैटो आपके गोल होते हैं, आलू गोल होते हैं, लेकिन कुछ अगर ऐसे चपटे, ऐसे इस तरीके से आलू आने लग गए, तो ये समझ लो स्पाइंडल है ना, ये जो सिलेंडर आकार की संरचना बनी है ना आपके आलू की, तो इसका मतलब वो विकार से ग्रसित है, उसमें कोई वायरॉइड है। ठीक है, आपका प्रोसंक की बात करें, ये इससे और छोटी संरचना, जब केवल इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और वो भी कैसी होती है, मुड़ी हुई और जहरीली प्रोटीन होती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को फैलाती है। कौन, पोषक, किसमें, जानवरों में। समझ में आ गया, ठीक। तो वायरस में तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल है, वायरॉइड में केवल न्यूक्लिक अम्ल आरएनए है, और प्रोसांक में आपका केवल प्रोटीन होता है। ऐसी संरचना है, बताओ, और कुछ नहीं है। क्लियर। और इसके अलावा एक लास्ट संरचना हम देखते हैं लाइकेन की, इसको भी जगह मिली नहीं है क्योंकि इसमें ये आपका एक सहजीवी संबंध है, किसके बीच में, आपका जो आपका कवक होता है, ठीक है, कवक देखो, कवक आपका फंजाई जगत में आ गया, और जब आप शैवाल देखोगे तो शैवाल पादप जगत में आ जाएगा। तो कवक और शैवाल के जो संबंध होता है ना, सहजीवी संबंध, उसी को हम लाइकेन कहते हैं, और ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है लाइकोन को। तो ये आपके क्या हुआ, इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो हमने एक वन शॉट में क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। और हर एक टॉपिक को अगर आप एनसीईआरटी लाइन से मैच कर करके पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत कम समय में आपको ये वन शॉट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अब हम अगले चैप्टर में पादप जगत का जो आपका चौथा जगत था, प्लांटी जगत, वो पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद उसके अगले चैप्टर में आपका एनिमिलिया यानी जंतु जगत पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और आज के लिए थैंक यू।